हमारे समाज में ना बहुत सारी चीजें उम्र के साथ जोड़ दी जाती हैं। फलानी की उम्र के हो गए हो तो पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए, पढ़ाई पूरी हो गई तो अरे अभी तक नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी है तो शादी कब करोगे, शादी हो गई है तो बच्चे कब होंगे। और फिर एक खास उम्र होती है जिसपे आने पर लोग कहते हैं अब तो गंगा नहा लो, अब तो तुमने दीन दुनिया सब कुछ देख ली है, अब दीन से अपना दिल लगा लो। लोग ये भूल जाते हैं कि तन बूढ़ा होता है, मन नहीं। मन की अपनी हसरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं जो उम्र भर वो पूरा करना चाहता है। सो इसी जज्बे को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थाई मसाज, फिल्म के डायरेक्टर मंगेश अडावले, 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, इस वक्त हमारे साथ है। तो जाहिर सी बात है ढेर सारी बातें उनसे हम करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मंगेश आपको वार्म वेलकम पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत यूनिक स्टोरी लाइन आपने पकड़ी है। तो पूरी फिल्म से एज एन ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें? बेसिकली ये पूरी पारिवारिक फिल्म है और लोग फिल्म देखते समय बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत हंसेंगे और उतना ही रोएंगे भी। और फिल्म खत्म होने के बाद मुझे तो लगता है कि जिनके माता पिता की उम्र 70 है या 60 से ज्यादा है, तो वो जो घर में जाने के बाद उनको जब देखेंगे तो शायद थाई मसाज ने जो उनको कहा है देखने का नजरिया, उस नजर से देखेंगे। अच्छा, बहुत क्वर्की तरीके से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ा है। और जो उसका टाइटल रखा है फिल्म का, वो ऐसा है जिसको जिसे थाईलैंड को एसोसिएट एक खास चीज के साथ कर दिया गया है। और जब हम टाइटल को सुनते हैं वर्सेस जब हम टीजर को देखते हैं, फिल्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो पोल्स अपार्ट है। तो ये इंटेंशनल रखा आपने? हाँ, बेसिकली जैसे एक ह्यूमन कैरेक्टर होता है हर कहानी में, लेकिन मैं जैसे कुछ प्रॉप्स होते हैं जिसको हम लाइव प्रॉप्स बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वैसा कि वो भी एक किरदार होते हैं कहानी के। तो थाई मसाज एक विजिटिंग कार्ड है कहानी में, जो एक इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करता है। हम्म। तो इसीलिए उसका फिल्म का ही नाम थाई मसाज रखा हुआ है। बाकी ओके। यस, और फिर उसी और दूसरा हमारा जो पर्सोना होता है, थाई मसाज सुनते आंखें बड़ी हो जाती है लोगों की, कान ऐसे हो जाते हैं, तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही थी क्योंकि जब एक परसेप्शन लेके सिनेमाघर में इंसान जाएगा और फिल्म देखेगा, फिल्म का मैसेज समझेगा, देन आई थिंक जो परसेप्शन लेके गया है एक नया अनुभव लेके बाहर आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली लोग बहुत एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, और जैसे मैंने कहा कि वो रोएंगे भी। वो हम्म। उनको एक 100% एक सेटिस्फैक्शन ये फिल्म देखने के बाद मिलेगा। ओके। तो मुझे ये बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया? बिकॉज अनकन्वेंशनल टॉपिक्स उठाकर फिल्में बहुत इस तरह से बन रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। बट ये एक टॉपिक जहां 70 साल का एक इंसान प्रोटैगनिस्ट है, मतलब वो कहानी का हिस्सा नहीं है बल्कि कहानी ही है। तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया? बिकॉज क्योंकि लिखी भी आपने ही है। करेक्ट। हाँ, मैं अक्सर एक चीज को मानता हूँ निधि, कि जिंदगी जियो, लोगों से मिलो और जमीन से जुड़े रहो, तो कहानियां ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कहानियां आपके इर्द गिर्द ही है। तो टिंगा जो फिल्म थी, जो मेरी पहली फिल्म थी, वो मेरी लगभग बायोपिक की थी। फिर देख इंडियन सर्कस भी मैंने ऐसे ही जो इर्द गिर्द कुछ हो रहा है उसको ही एज अ टिश्यू पेपर जैसा टैप करके वो मेरे में डाल के, वो इंडिया वर्सेस भारत की कहानी थी। ओके। बेसिकली थाई मसाज कहानी का जिस्ट मेरे मन में 2014 में आया, और तभी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। ओके। ये जिस्ट आया था मेरे पिताजी और मेरे माँ से। जब मैं मेरे कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे पिताजी को मेजर पैरालिसिस का अटैक आया, और उनकी राइट साइड पूरी की पूरी एक्टिव नहीं थी। तो ओके। अगले 17 साल मेरे माँ ने उनको नहलाया और उनको नहाते वक्त देखा। तो एक बात होती है कि जब एक महिला को जब पता होता है कि वो विडो है, तो वह मेंटली प्रिपेयर होती कि मैं, मेरा पति नहीं है अभी जिंदा। लेकिन जब आपका पति 17 साल आपके सामने जिंदा है, और तो मेरे माँ के सेक्सुअल डिजायर उस 17 साल में क्या रहे होंगे, ये ख्याल मेरे मन में बहुत लंबा समय चला। तो उस वहां से मुझे जिस्ट बेसिकली कहानी का आया। फिर ये जिस्ट आने के बाद फिर मैंने सोचा मैं इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ, करना चाहिए। तो हम्म। फिर मैंने थोड़े
60+ 70+, जो कोई मेरे करीबी दोस्त भी है, और जो दोस्त ने ऐसे भी लोगों से मैंने मुलाकात की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या उनका एक ऐसा भी एक कॉर्नर है दिल के अंदर जिसके बारे में न वो बोलना चाहते, क्योंकि सोसाइटी ने बोला है कि अभी तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। तो फिर मैं उस चीजों को जब समझने लगा तो मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। तो फिर मैंने उसके ऊपर प्रोमिनेंटली लिखना शुरू किया, मगर मुझे लगा कि जब समाज की ही मानसिकता उस उम्र के लोग मतलब जैसे एक पुराना कबाड़ी जैसा घर में होता है ना, एक अलमारी, वो तो दादाजी की है, रखने दो साइड में। तो ये कोई कॉर्नर वाली अलमारी नहीं है, ये हमारे जिनके खांधे पे हम खेलते थे, कूदते थे, और हमने उनको भगवान बना के साइड आउट कर दिया है। करेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि मगर इनके ऊपर मैं लिखूंगा तो फिर वो सीरियस अफेयर हो जाएगा सारा, फिर लोग बूढ़े लोगों का कुछ रोना धोना दे। तो मुझे कुछ एक स्ट्रॉन्ग चीज बताने के लिए शुगर कोट चाहिए था उसका। तो मैंने इसका ह्यूमर, ये शुगर कोट लेके जो सीरियस बात बयां की है। करेक्ट। बट 2014 में जैसे आपने कहा आइडिया आया और फिर आपने इस पे लिखना शुरू किया, बट 2014 का जो इंडियन ऑडियंस था या फिर जो एंटरटेनमेंट या कंटेंट था वर्सेस हम 2022 की बात करें या 2020 से ही शुरुआत हो गई अनकन्वेंशनल टॉपिक्स की, आपको लगता है ये सही वक्त है इस तरह के टॉपिक को, इस इशू को लाने का, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस बढ़ गई है? एग्जैक्टली शायद तभी इसीलिए नहीं बना वो। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं, तभी भी मैं वो बनाना चाहता था, इसीलिए लिखा था। लेकिन समाउ तब ओटीटी नहीं था, उतना कंटेंट का वेलकमिंग नहीं था, और तो अभी वो चीज बदल गई है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा है कंटेंट को लेके, तो इसलिए वो अभी बनी है। करेक्ट। लेकिन अभी भी समाज का एक तबका, जैसे हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, तो अभी भी मेरी अभी कुछ दिन पहले गजराज जी से भी बात हो रही थी इस टॉपिक पे, तो उन्होंने भी कहा कि देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवाल अपने अंदर पूछेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आके, जैसे आपने कहा अपने बुजुर्ग माता पिता को अलग नजरिए से देखें, कुछ ऐसे भी होंगे अच्छा क्या बनाया। सो ऐसे टॉपिक पे एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर जब आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नर्वसनेस या डर या कैसा इसको लोग लेंगे, ये ख्याल दिमाग में रहते हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे तो थाई मसाज को लेके बिल्कुल 0% डर है। तो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे पता है कि वो फिल्म बनाई है, लोगों ने भी देखी है हमारे, तो उसका असर क्या होने वाला है। और डेफिनेटली मैं जैसे कहा कि घर जाकर अपने माँ पिताजी को अलग चश्मे से देखना शुरू करेंगे, अपने आजू बाजू के बुजुर्गों को अलग चश्मे से लोग देखना शुरू करेंगे, और उसके बारे में मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं है। कि लोग ये कह रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्टिंग कॉन्सेप्ट जो स्टारकास्ट आपने ली उसके बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन एक चीज जो लोगों ने कही कि लगता है कि बॉलीवुड इज बैक विद गुड कंटेंट। देखो, मुझे लगता है कि बुरा समय नहीं कहूंगा, हर कभी कभी मुश्किल समय होता है, और इसी बॉलीवुड ने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी हमें दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक फेज है, और उसको फेज जैसा ही देखना चाहिए। लेकिन मैंने हाँ, डेफिनेटली थाई मसाज एक डिफरेंट कंटेंट है, और उसको मैंने सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े हैं तो बहुत अच्छे कमेंट्स है। बिल्कुल। और हाँ, डेफिनेटली अलग कंटेंट है, और वो पर बॉलीवुड के लिए बहुत अलग कंटेंट, ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यस, मैं मेरी कहानी की बात करूं तो डेफिनेटली अलग कंटेंट है, और जो एक वैक्यूम है वो उसको फुलफिल थाई मसाज करेगा। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टारकास्ट भी आपने ली है, क्योंकि कहानी अच्छी है, उसको आप पेश अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाले स्टार्स या जो कास्ट है वो बहुत मायने रखती है, और आपने ऐसे ऐसे लोग लिए हैं जिनके भले ही बहुत सारे लोगों के नाम सब लोग ना जानते हो, लेकिन चेहरे से पहचानते हो और देख के कि अच्छा ये भी है इसमें। तो जो कास्ट है आपने पहले से सोची हुई थी, या आपने जैसे जैसे कहानी बनती गई, जैसे जैसे आपने इसको एक पूरा ढांचा दिया, फिर आपने लोग ऐड किए? डेफिनेटली मैं लिखते समय एक्टर के बारे में नहीं सोचता हूँ, वो किरदारों में ही रहता हूँ। एक बार मेरी माइंड स्क्रिप्ट हो गई तो फिर आप जब बार बार उसको पढ़ते हो तो फिर चेहरे सामने आने लगते कि इसमें कौन अच्छा लगेगा। तो जैसे गज्जू सर है, उनमें एक व्यक्ति के तौर पर एक मासूमियत है, का एक अपना एक टाइमिंग है, ब्रिलियंट एक्टर है। तो मुझे लगा कि जो मेरे हर कहानी की जो एक कॉमन स्ट्रेंथ है वो है इनोसेंस, तो इसमें भी वो बात है। तो मुझे लगा कि गज्जू सर बहुत परफेक्ट जचेंगे इस किरदार में।
सेम दिव्येंदु की बात है कि दिव्येंदु जो कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रहा है, तो वो संतुलन जो एक स्मॉल टाउन में, ऐसे संतुलन हर जगह पर होते हैं। बिल्कुल। और वो एक हमारी लाइफ थोड़े आसान कर देते हैं, हमें हंसाते हैं, हमें इंटरटेन करते हैं। और उनमें भी एक अच्छी ह्यूमन क्वालिटी छुपी होती है, लेकिन वो बहुत बार लोग उनको मजाक के अंदाज में लेते हैं, लेकिन वो अंदर की साइड भी जब बाहर निकल के आती है, तो उसकी डेप्थ पर्सनैलिटी क्या हमें समझ में आती है। और जब जैसे आपने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स, एक्टर्स बेसिकली, वो शक्ल से तो हम उनको जानते हैं लेकिन नाम से नहीं जानते। मुझे लगता है यही उसका एंटी कास्टिंग, जो जिन्होंने कास्टिंग किया है, उनको श्रेय सारा जाएगा। क्योंकि मेरी वो रिक्वायरमेंट थी कि यार मुझे ना बहुत ओवर एक्सपोज फेसेस मत देना, हाँ। तगड़े एक्टर देना मुझे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियल किरदार फिर लगेंगे, वो दुनिया बहुत ज्यादा रियल लगेगी। और वो उसका ही वो नतीजा है कि उसके वजह से ना एक फ्रेशनेस लगता है देखते समय। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रियल कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, गजराज जी ये कह रहे थे कि जब वो पूरे मेकअप में उज्जैन की सड़कों पे जाते थे, तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि दुकान के लोगों ने उन्हें कुर्सी दी है, कह रहे चाचा थक तो नहीं गए, बैठ जाओ, कि उनको लगा कि वाकई कोई 70 साल का बुजुर्ग है। अरे तो इस तरह की रियलिज्म क्रिएट करना, वो एक्सपीरियंस उज्जैन की गलियों में शूट करना या फिर थाईलैंड के बीचेस पे शूट करना, वो कैसा रहा? वेल सेड। बेसिकली गज्जू सर के बारे में मेरा खुद का ये जो शूटिंग हमने किया ना, तो मैं गज्जू सर का रियल फेस ही भूल गया था। ओके। क्योंकि वो आते थे, सीधा वैनिटी में जाते थे और 2-2.5 घंटा बैठ के मेकअप करके मेरे सामने सेट पर आते थे। तो मुझे भी वो गज्जू सर, ये मैं भूल चुका था, मेरे लिए भी वो कैरेक्टर ही लगते थे मुझे। और जो कभी कभी वो मेकअप निकल के निकलते समय बाय करते थे ना, तो मुझे ये कौन आदमी आया, तो अच्छा ये तो गज्जू सर ही रोल कर रहे हैं ये मुझे। और वो मैंने भी मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है कि उनको लोग नहीं पहचानते थे। उनको लगता था कि ये एक रियल ही लोग है। जैसे नवाज का एक इंडियन सर्कस में, नवाज के साथ ऐसा होता था। नवाज तब बिल्कुल फेमस नहीं था, उसका वो पहला ब्रेक था मेरे फिल्म में। और एक फनी सी बात, उसमें राजस्थान में जैसलमेर में हम शूट कर रहे थे, वहां के मर्द भी ना बैठ के पेशाब करते हैं। तो नवाज ऐसा किसी पेड़ के पीछे जाके खड़े खड़े पेशाब करता, तो वो लोग बोलते थे फिल्म वालों ने हमारे लोगों को भी बिगाड़ दिया, देखो वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। तो वो मुझे लगता है वो एक्टर की भी वो स्ट्रेंथ होती है कि वो उसने जो अभी चढ़ाया है अपने ऊपर, वो कैसा कैरी करता है। और मुझे लगता है कि गुज्जू सर ने, उनका लाइफ का एक बेस्ट परफॉर्मेंस है, ऐसा मैं कहूंगा। राइट राइट। तो पूरा एक्सपीरियंस आपकी पूरी स्टारकास्ट के साथ कैसा रहा? बिकॉज एक डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह होती है, पोस्ट प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, स्क्रिप्टिंग है, हर जगह उन्हें अपनी नजर रखनी होती है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस आपकी कास्ट के साथ रहा? निधि, मुझे, यदि मैं फिल्म मेकर नहीं बनता तो मैं अच्छा शेफ बनता। अ, अच्छा। मुझे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। ओके। तो आप जब खाना बनाते हो ना, तो आपके किचन में इतने सारे मसाले होते हैं, तो अगर आप जितनी मात्रा में जरूरी उतना ही उसमें इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल। एक्टर के पास बहुत ज्यादा एक्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी एक्टिंग अपनी फिल्म में ले लोगे। हम्म। तो मुझे जो फिल्म के जो सारे जो हिस्से होते हैं, पोस्ट हो, एक्टिंग हो, शूटिंग हो, मैं वो सबको बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और जो भी इस फिल्म में एक्टर है ना, वो सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान है सारे। ओके। तो बात, अच्छे एक्टर तो है ही है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरा अक्सर ये मानना है, अच्छी चीज अच्छे लोग बनाते हैं। और इसीलिए सबके साथ एक फैमिली जैसा बॉन्ड हमेशा रहा। और दिव्येंदु दिव्येंदु के साथ हम शूट करते थे, तो उज्जैन में 400-400 बच्चे बाइक से उनको पीछा करते थे। और उनका मिर्जापुर का इमेज इतना स्ट्रांग था, मुन्ना भैया मुन्ना भैया, तो हमें तकलीफ भी होती थी, लेकिन अंदर से खुशी भी मिलती थी कि कोई कोई किसी हमारे एक्टर को इतना कोई चाहता है। मगर बहुत, राजपाल जी हो, विभा जी हो, गज्जू सर हो, अनुरिता हो, शशि वर्मा हो, सारे के सारे, मतलब मुझे आज भी लगता है ना कि मैं इस सबको लेके और एक फिल्म बनाऊं। वाह, बिल्कुल बनाइएगा, क्योंकि आप अच्छा एंटरटेनमेंट बनाएंगे, ऑडियंस तो भूखी है उसकी, अच्छे कंटेंट के हम लोग तो सच में भूखे हैं। बट आपकी जो फिल्में रही हैं, जिस जो जॉनर ज्यादातर रहता है वो सोशल कॉजेस को उठाते हैं, आप जो आमतौर पे लोग देखते हैं, शायद अंदर ही अंदर बात भी करते हैं, बट बड़े पर्दे पे या बड़े पैमाने पे नहीं होती।
तो ये आपने चुना है कि इस तरह के जॉनर आपको पसंद है, ऐसे सोशल कॉजेस पे फिल्म बनाना, या कुछ और भी आप बनाना चाहते हैं? निधि देखो, ऐसा है कि मैं फुल टाइम फार्मर भी हूँ। ओके। जी। तो मैं खेती भी बहुत पैशनेटली एंजॉय करता हूँ। तो मेरे लिए सिनेमा बड़ा घर लेने के लिए मैं फिल्म नहीं बनाता, या बड़ी गाड़ी लेने के लिए फिल्म नहीं बनाता। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत शार्प वेपन है, तो उसका मैं इस्तेमाल कितने संभल के करता हूँ। हम्म। और जो मेरे हिस्से में अभी ऊपर वाले ने जो दिया है करने को, तो मैं उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूं। तो मुझे इसलिए बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता कि मैं कॉन्शियसली या पर्पसफुली कुछ सोशल मैसेज डालूं। मेरा थॉट प्रोसेस वैसा होता है, और मैं उसके लिए सिनेमा का इस्तेमाल करता हूँ। ओके। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे पूछना ही चाहिए कि पहली स्क्रिप्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 41 रिजेक्शंस, यस। और उसकी नेशनल अवार्ड विनिंग कामयाबी, जी। और ऑफ कोर्स उसके बाद और 2 नेशनल अवार्ड्स। तो रिजेक्शन से लेके ये अवार्ड तक की जो जर्नी रही है मंगेश जी, ये कैसे आपने तय की? बिकॉज ये बहुत सारे लोग जो एस्पायरिंग है डायरेक्शन या राइटिंग की तरफ या फिर फिल्मों की तरफ, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। करेक्ट। मुझे लगता है कि जब टिंगा को भी नेशनल अवार्ड मिला ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि टिंगा को नेशनल अवार्ड मिलेगा। मुझे एक कहानी बोलनी थी। जी। दूसरे फिल्म को भी जब नेशनल अवार्ड मिला, तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म बनानी है। वो मिल गया। तो मुझे एक ही लगता है कि आप फैशन को फॉलो मत करो, आप अपना दिल का सुनो और उसको लिखो। क्योंकि जब आप फैशन को फॉलो करते हैं, उसका मतलब ही आप एक दिन आउट ऑफ फैशन होने वाले हो। हम्म। तो आपके दिल में जो है उसको लिख दो। दिल से लिखोगे तो सामने वाला भी उसको दिल से ही देखेगा। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत कैलकुलेशन करके नहीं फिल्म बनाना चाहिए। दिल में जो है, जेन्युइन है, वो लिख दो, बोल दो। आपने बहुत ही पते की बात कही कि, और ये मुझे लगता है हर हर जगह समाज में ना, हर जगह ये लागू होगा। कोई भी आप अपना करियर चुनते हैं कि फैशन को फॉलो मत करो, पैशन को करो, क्योंकि फैशन आना जाना है लेकिन पैशन आपके साथ ही रहने वाला है। ऑन दैट नोट, एज अ डायरेक्टर, अगर मैं आपकी फिल्म को एक सेंटेंस, आपने चूंकि लंबी फिल्म लिखी है, लेकिन अगर एक बतौर राइटर डायरेक्टर मैं आपसे एक सेंटेंस में चाहूं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए थाई मसाज को सम अप करें ताकि वो सिनेमा घर में जाएं और फिल्म को देखें, तो क्या होगा? थाई मसाज एक सेंटेंस में कहना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबको थाई मसाज देखनी चाहिए, और उससे अपने जो घर में बुजुर्ग है उनको देखने का नजरिया चेंज होगा। मैं कई बार मुझे, जब मैं एक्टर के साथ डिस्कस करता था, कोई कहता था मैं 15 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, कौन क्या कहता था, लेकिन बोले यार हम मेडिटेशन करने के बावजूद भी माँ, खुद के माँ को इस नजर से ह्यूमन लेवल पर देखने की काबिलियत नहीं अचीव कर पाए। हम्म। कि मेरी माँ तो ठीक है, मेरी माँ है, लेकिन वो औरत भी है, और उसको मैं उसी लिहाज से भी एक बार देख लूं, एक इंसान के तौर पर देख लूं। तो यदि थाई मसाज ने अपने बुजुर्गों को इंसान के रूप में देखने का भी एक किसी को इंस्पिरेशन दिया, और वो देगा, वही उसकी बड़ापन होगा। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हम सब एज ऑडियंस भी लगा के बैठे हैं फिल्म से, इसकी सक्सेस से। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड गुड विशेस हमारी पूरी टीम की थैंक तरफ यू। से। एंड थैंक यू सो मच। ग्रेट सिनेमा प्लीज ऐसे ही बनाते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू मंगेश जी। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच।